बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हैं। इस हम वॉर की अपडेट्स आपको दे रहे थे, तो कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये इसने एक नई दिशा भी पकड़ ली है। आपने नोटिस किया होगा कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये इन दिनों गल्फ के दौरे पर निकले हुए हैं। ये सऊदी अरब गए, यूएई घूमे, फिर उसके बाद कतर की राजधानी दोहा गए। अब इन तीनों देशों के साथ इन्होंने पैक्ट किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। कल तक हमने आपको दिखाया था तो वो सऊदी अरब के साथ कर रहे थे ये पैक्ट, सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय के साथ। लेकिन फिर यूएई की तस्वीर भी आ गई, वहां के जो ओनर वो शासक हैं वो भी इनको रिसीव करने के लिए गेट पे आए। फिर ये कतर पहुंचे। दरअसल यूक्रेन 4 साल से रूस से जंग लड़ रहा है और इस दौरान वो मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का माहिर हो गया एक तरीके से। अच्छा, उसमें भी ईरान के भेजे हुए, रूस को भेजे हुए ज्यादातर शाहिद ड्रोन्स ही हैं, तो ईरानी ड्रोनों को रोकना इनको आता है। इसलिए जेलेंस्की अचानक इन देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 27 मार्च को जेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। फिर ऐसा ही समझौता 28 मार्च को उन्होंने यूएई के साथ किया और अब कतर के साथ भी वो यही एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें बात करने लायक बात यह है कि भाई सऊदी का तो पाकिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट है, पाकिस्तान उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, या करना नहीं चाह रहा है, या वो इनकेपेबल है करने में। लेकिन अब उनको लगता है जेलेंस्की हमारी मदद कर सकते हैं। और ईरान में अगर पाकिस्तान की बात करें तो लड़ रहे हैं ये लोग, लेकिन फंसा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे उलझा? ईरान ने उसको ईरान के साथ भी अपने रिश्ते निभाने हैं और ट्रंप की भी जी हुजूरी करनी है। लेकिन पाकिस्तान की एक और चिंता है, वो ये है कि सऊदी अरब के साथ उसने जो समझौता किया कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा और मदद के लिए मैदान में आना भी होगा। ईरान सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहा है और ये जंग अगर लंबी खिंचती है तो पाकिस्तान को एक साइड लेनी पड़ेगी। लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि वो सऊदी अरब की तरफ से लड़कर समझौते का पालन करे या फिर ईरान के साथ रिश्ते निभाए, जो उसका पड़ोसी भी है। इसलिए पाकिस्तान इस जंग को जल्द से जल्द मतलब उसकी चाहत ये होगी कि ये जंग जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है इस पूरी लड़ाई में। और सर, अब जेलेंस्की का जाना तो सीधे सीधे ये पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ईरान के साथ क्या कर सकता है पाकिस्तान? सऊदी अरब के साथ कैसे खड़ा हो जाए, किस तरह से वो उस लड़ाई को लड़े? क्या ईरान के साथ नहीं जा सकता? जो इससे पहले वाले प्रोग्राम में, मतलब पहले हिस्से में आपने बात की थी कि ये मुस्लिम देशों की लड़ाई है, तो पाकिस्तान की मजबूरी भी समझिए, अब पाकिस्तान की हैसियत भी समझिए। दोनों के बीच में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है और जेलेंस्की का आना ही अपने आप में उनके लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसको वो न तो स्वीकार कर सकते न नकार सकते। इसी काम के लिए पैक्ट किया था सऊदी अरब ने जी, इसीलिए कह रहा हूं, जेलेंस्की को बुलाया। लेकिन ये तो सऊदी अरब की गलती, उनको भी तो समझना चाहिए ना। सही बात है। लेकिन तो जेलेंस्की इसके जरिए अपना रूस का बदला पूरा करना चाहते हैं। हाँ, कि तुमने ईरान की मदद से मुझे बहुत मारा है, तो अब इसी हिसाब इसको ऐसे हिसाब किया जाए। और जेलेंस्की भी अब ऐसी स्थिति में आ गए कि कोई लड़ाई वहां पर सीधे तरीके से तो जीती नहीं जा सकती, नहीं किया जा सकता, तो कम से कम एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर भी। और ये ट्रंप के लिए भी एम्बैरेसिंग नहीं है कि ये लड़ाई ट्रंप की शुरू की हुई, ये इन देशों में बेस है अमेरिका के, और वो देश अपनी ईरानी ड्रोन रोकने के लिए जेलेंस्की को बुला रहे हैं, जिसकी वो अपने सामने बैठा के बेइज्जती करता है। देखिए, ट्रंप ने मना कर दिया कि मैं जो हूं अब यूक्रेन में शामिल नहीं रहूंगा। उसने मना कर दिया। यूरोप देखे, जेलेंस्की देखें, वो शामिल नहीं रहेंगे। तो जेलेंस्की भी, जिस तरह से हम ऑयल के अलग अलग सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जेलेंस्की भी सोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि कहां से। मैं ये कह रहा हूं, ये देश सुरक्षा के लिए जेलेंस्की के पास जा रहे हैं, वो देश जहां अमेरिका के बेस है। पर इन देशों, ट्रंप के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है। इन देशों को क्या लगता है कि अमेरिका इनको सेफ कर पा रहा है? ईरान रह के अलग अलग देशों में मार रहा है और यूएस जो है बचा नहीं पा रहा है। ईरान प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है इन गल्फ कंट्रीज को, और ये बात ईरान ने बोली। ईरान ने ये कहा कि आप अमेरिका को यहां से विदा कीजिए, अपने बेसिस अपनी जमीन देना बंद कीजिए। और उसने कहा कि ईरान नहीं, ये अमेरिका आपको नहीं बचा सकता, अमेरिका आपको कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और ये तो उनके दावे पर साफ साफ मोहर है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, जेलेंस्की जिसको कहते हैं ना कि वो अपने लोगों के यहाँ कहावत है कि घूरे का भी दिन फिरता है। तो अब जेलेंस्की पिट रहे थे, हर कोई आके उनको समझा रहा था कि देखो तुम ऐसे करो, तुम ये कर लो। अलग अलग लोग अलग तरह से देख रहे थे उसको। अब ट्रंप जहां फंसे हुए हैं, वो कोई मध्यस्थता करेंगे वो तो संभव नहीं। जेलेंस्की की पिछले
3-4 दिनों की जो गतिविधि है उसको अगर ध्यान से देखें तो वो क्या कह रहे हैं, एक तो बता रहे हैं कि देखो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला है कि आज की स्थिति में वो कौन सी ऐसी तकनीक दे देंगे जो सऊदी के पास नहीं होगी, क्या ऐसा नया दे देंगे। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी जो होती है वो के लिए दिखाने का तरीका है। दूसरा, ज़ेलेंस्की को यह अवसर अपने आप को मजबूत करने का भी एक अवसर दिख रहा है। असली कहानी यह है, उसमें रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये वो सारे जो देश हैं ये उनको फंड करें, क्योंकि यूरोप उनको उस तरह से फंड नहीं कर रहा है। इसमें और सारी चीजें नहीं है, मूल बात चाहिए पैसा चाहिए। वो कह रहा है कि हमको आप फंडिंग करिए और फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि देश भले छोटा है लेकिन टेक्निकली एडवांस देश है वो, तो वो वहां उसकी मदद करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा तुरंत वो कर देगा ऐसा संभव नहीं। यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्री सबसे बड़ा, इसीलिए कह रहा हूं टेक्निकली एडवांस है, लेकिन वो जहां फंसा है, वीट भी सप्लाई करता है, बाकी सब चीजें भी सप्लाई करता है। तो मैं आपको एक, समीर जी, एक खबर दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वॉर हम में से कोई फौजी तो है नहीं या सेना में काम भी नहीं किया, तो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, कैसी स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। अभी आपको मालूम है हुथी लोगों ने हमला शुरू कर दिया है। अब ये हुथी लोग क्या करते हैं आप ये देखिए। ईरान की लड़ाई शुरू होने से पहले 2 नाम आपने बहुत सुने थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फूट। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो अब पीछे हट गए, एक तो चला ही गया है। अब वहां है डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स के अंदर होती है मिसाइल्स, जिन्हें समंदर, आज अमेरिका जो है वो समंदर का सिकंदर कहता है। अब क्या हुआ उसके साथ, ये डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे गए और अब डिस्ट्रॉयर्स के साथ क्या हो रहा है। ईरान ने इसके लिए एक टेक्निक, एक मतलब रणनीति बनाई है, उसको नाम दिया है सोक स्पॉन्ज टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि इन जहाजों को स्पंज जैसा बना दो, मतलब ये सोक करें। हम जितनी मिसाइल मारे सब सोक करनी पड़े इनको। तो क्या करते हैं वो, अपनी $10,000 की, हुथी लोगों ने एक डिस्ट्रॉयर पर $10,000 की 100-150 मिसाइलें मारी। इसमें होते हैं 100 साइलोज, इसमें 100 मिसाइलें लगी हैं डिस्ट्रॉयर में, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर में। एक की कीमत $2-2 मिलियन है। अब उसने सैचुरेट कर दिया कि भाई मुझे मालूम है मैं इसको हिट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉयर वो रोक ही लेगा, पता है कि ये शिप रोक लेगी मेरी मिसाइल, लेकिन मेरी $10,000 की है, उसकी $2 मिलियन की है जो रोकने के लिए चलाएगा। और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इग्नोर कर दे, तो उसको रोकने के लिए चलाना ही है। ऐसा करके उसने एक डिस्ट्रॉयर पूरी शिप खाली कर दी, उसको वापस पीछे जाना पड़ा। और दूसरा, अब आप कहेंगे कोई बात नहीं, अमेरिका को कौन सा कमी है पैसे की, 100 मिसाइल बर्बाद होगी, ठीक बात है, लेकिन वो समंदर पे खड़ा है, जहाज पोर्ट पे नहीं खड़ा है। अब इसको रिफिल होने के लिए किसी मित्र देश के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके इसमें फिर से मिसाइलें भरी जाएंगी। तो ये वो एक टेक्निक है, इसमें ऑडियो भी है, जरा सुना दीजिए। Iran's secret military method calls soak sponge. A U.S. destroyer features the world-class Aegis radar and about 100 vertical missile cells. However, physically reloading these vertical silos in the open ocean is currently impossible. Iranian strategists decided to turn this specific logistical limitation into a fatal vulnerability. Houthi forces intentionally fired dozens of entirely obsolete Soviet-era anti-ship missiles. These massive, slow-moving projectiles are incredibly easy for modern radars to track and destroy. But a destroyer captain cannot risk the ship and is absolutely forced to order an interception. For every $10,000 Rusty missile, the system automatically fires a $2 million SM-2 interceptor. The warship acts as a perfect sponge, rapidly soaking up trash targets with its limited ammo. Once the silos are empty, the $2 billion vessel must retreat to a friendly port to reload. तो ऐसे जहाज वो खाली कर रहा है इनके उन मिसाइलों से जो उसको पता है रोकने ही वाले हैं, लेकिन फिर इसको जहाज को जाना पड़ेगा समंदर छोड़ के भरपाई करने के लिए। जी समीर जी, ये यही बड़ा संकट अमेरिका के सामने, जिस तरीके से ईरान इस तरीके से तकनीक इस्तेमाल कर रहा है कि हुती को उन्होंने जिस तरीके से इस तरीके की जिम्मेदारी सौंपी है, और अमेरिका इतना पैसा कर रहा है। आज खबर आ रही थी कि 20,000 करोड़ रुपया रोज अमेरिका का लग रहा है इस युद्ध के अंदर। अब यह स्थिति आई कि अमेरिका को अपना बजट सैंक्शन पार्लियामेंट से करवाना पड़ेगा, संसद से बजट बढ़ाने के लिए, युद्ध के लिए, जिसके लिए वहां की संसद शायद तैयार ना हो। और अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि लंबा युद्ध ज्यादा चलेगा उतना आर्थिक कमजोर अमेरिका होगा, उतनी वॉरशिप के लिए उतने इंस्ट्रूमेंट लगाना अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। ईरान इस बात को जानता है कि जितना लंबा वो युद्ध खींचेगा
गोरिल्ला वॉर करके जिस भी तरीके से कॉस्ट कोई फैक्टर है आपको लगता है? फैक्टर है, एक समय के बाद पड़ता है। बहुत महंगा युद्ध जब पड़ता है तो आपके ऊपर असर पड़ता है। भले ही अमेरिका बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है, सैन्य साधन बहुत ज्यादा है की बात की, पेंटागन ने बिल्कुल। लिखा है। इस बात को फिर एक समय के बाद सेना भी महसूस करती है कि युद्ध हमारे लिए बहुत लाभकारी नहीं हो रहा है और हमें आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। तो मुझे लग रहा है अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि ईरान जिस तरीके से कोशिश कर रहा है कि 1.5-2 महीने और अमेरिका को उलझा के रखो, तो अमेरिका इसमें फंसेगा और आर्थिक रूप से कमजोर होगा, तो अपने आप अमेरिका वहां से कदम पीछे खींच लेगा। ये जो हमने गल्फ वाली बात अभी की ना, इसको लेकर के वो IRGC के लगभग प्रवक्ता जो हैं प्रोफेसर मरांडी, आजकल खुआ उनका बयान सुना है, तो उन्होंने फिर एक बात की है। विश्लेषक हैं और वो ईरान के जो हैं सत्ताधारी लोग, इनकी जबान बोलते हैं, तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि इन गल्फ कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। जैसे इजराइल ये चाहता है कि हमेशा के लिए ईरान का खतरा खत्म हो जाए, ऐसे ईरान ये चाहता है हमेशा के लिए अमेरिका का खतरा खत्म कर दो। तो वो उसके लिए जरूरी क्या है कि अमेरिका यहां से अपने सारे बेस समेटे और वापस चला जाए। तो वो लगातार धमका रहे हैं अपने पड़ोसी देशों को कि तुम्हें मेरे बगल में ही रहना है और अब मैं तुम्हें तब तक चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक तुम्हारी जमीन पर अमेरिका का बेस है। Those facts on the ground basically would mean that Kuwait, the Emirates, Qatar, Bahrain, and Saudi Arabia, and Oman would never again be able to be staging grounds for an offensive. And they would have to pay reparations. I think that if that happens, automatically it becomes much more difficult for the United States ever to attack Iran, because they need these countries and the airspace and the territory and of course the money to carry out these acts of violence. ईरान ये जरूर करना चाहेगा। अमेरिका अगर युद्ध बीच में छोड़ के भागता भी है तो इजराइल दूसरी तरफ से ये काम जरूर खत्म करना जरूर चाहेगा। सर मैं तो इससे ये समझा, बाकी आप ज्यादा जानते हैं, कि देर सवेर इन गल्फ कंट्रीज को ईरान पे हमला करना पड़ेगा और ये करेंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक तो अमेरिका का दबाव बनेगा, जिस तरह से ईरान उन पर हमला कर रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है, और अमेरिका का भी तो दबाव होगा जब अमेरिका के बेसेज पर लगातार खत्म होते जाएगा, और वो जिन देशों में जहाँ पर बेसेज बना रखे वो अगर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो एक दबाव बनेगा ही ना। और उनके लिए भी संकट हो गया ये, उनके भी जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि ईरान उनको अभी केवल बेसिस पे कर रहा है, वो बेसिस से आगे भी बढ़ जाएगा ना। अब बढ़ रहा है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। तो कल रात आपको मालूम है इजराइल ने इनके एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हमला कर दिया और शुरुआत कर दी उसने पहले भी धमकाया है उसको कि जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो तो जीवन मरण का सवाल है उनके लिए। आप समझिए उस बात को कि डीसैलिनेशन प्लांट एक पर भी अटैक कर दिया, एक तो वो सबसे महंगा काम, दूसरा जीना मुश्किल हो जाएगा, तीसरा वो इतना लंबा समय लगता है उसको कि यदि रीस्टार्ट भी किया जाए तो वहां पहुंच रहे हैं। अब अगर ये गल्फ कंट्रीज भी आ गई तो नहीं दिखती आपको वर्ल्ड वॉर जैसी है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक लड़ाई में अगर 15 देश उलझे होंगे तो सर वर्ल्ड वॉर जैसा तो हो गया ये, अभी वर्ल्ड वॉर तो हो गया, ये कैसे एक्सप्लोड होगा ये है इंपॉर्टेंट बात। इकोनॉमिकली तो वर्ल्ड वॉर ही हो चुकी है, लेकिन इसको समझिए ना, बेस हटा दे अमेरिका, इसलिए थोड़ी ना अमेरिका को उन्होंने बुलाया था कि बड़ा प्रेम हो गया था उनको क्रिश्चियन अपनी सेफ्टी स्टेट से, उनको अपनी सेफ्टी समझ में आ रही थी ना। ईरान से सेफ्टी, इजराइल से अलग बात, लेकिन ईरान से भी सेफ्टी। ईरान से वो लगातार उनका जो संघर्ष है वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आज खत्म हो जाएगा और बेस खत्म हो जाएंगे तो फिर ये ईरान जो अमेरिका से ऐसे लड़ रहा है उनसे कैसे लड़ेगा, जरा कल्पना कीजिए। अब मैं आपको एक सुनाता हूं, एक पाकिस्तानी सीनियर पत्रकार है नजम सेठी साहब। सेठी साहब अपना रोज एनालिसिस भी देते हैं वहां की टीवी पर, हम भी कभी कभी दिखाते हैं आपको। सेठी साहब ने गजब ही बात कह दी है, बहुत ही गजब। उन्होंने कहा एक दूसरा नेटो बन रहा है दुनिया में। असल उस नेटो में कौन कौन है? उसमें सारी गल्फ कंट्री है, उसमें जापान है, उसमें साउथ कोरिया है, उसमें भारत है और उसमें पाकिस्तान भी है। उनके मुताबिक अब ये सारे देश जो है एक अलग गठबंधन बनाएंगे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। The Gulf states are saying कि जी हमें भी तो इंक्लूड करें, इसीलिए ये प्रपोजल चली है नेटो वाली कि अमेरिका इसमें नहीं होगा, इसमें गल्फ स्टेट्स होंगी सारी, और फिलीपींस होंगे, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, ये सारे होंगे, ये बैठेंगे वहां। बिकॉज बेसिकली ये जो सारी सप्लाई लाइन है ऑयल की, शुरू में तो ये हिट करती है इन लोगों को जी, उसके बाद अमेरिका को तो हिट ही नहीं करती। अमेरिका के पास तो एक्सेस ऑयल है, एक्सेस एनर्जी है, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी एनर्जी टू यूरोप। तो अब यूरोप वाले भी सोचों में पड़ गए हैं, वो कहते हैं यार ये अमेरिका तो बिल्कुल इसके साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नेटो के साथ जो किया है, बाकी लोगों के साथ किया है, तो फिर हम भी शायद रूस के साथ डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दें, बेहतर यही होगा। वहां भी ये बुड़बुड़ शुरू हो गई है कि शायद हमें
गलत फहमी थी कि हमें ये अम्ब्रेला नेटो का मिलेगा, हमें तो मिल ही नहीं रहा। ये बात इनकी मानी जा सकती है कि दुनिया का, नेटो वालों का भी अब अमेरिका पे विश्वास खत्म हो गया है कि भाई ये अब वो अब ट्रंप तो चले ही जाएंगे 2.5-3 साल में, उसके बाद भी वो ट्रस्ट रीगेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो भी वहां अगला राष्ट्रपति बनेगा वो अलग बात है। गल्फ की कंट्रीज का भी तो ट्रस्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हुआ, मर रहे हैं बेचारे, ये लड़ाई उसकी है ना, वो लड़ाई खत्म भी नहीं कर पा रहा है और इनको दोनों से डर लगने लगा। इजराइल से भी डर लगता है, ईरान से तो जंग लड़ ही रहे हैं। पता नहीं क्या फूक के बैठते हैं लोग बात करने के लिए, मुझे तो ये लगता है कि भाई इतना बड़ा देखिए तो फट पड़े। नहीं, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो गया कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाएंगे और जो है जापान जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ देगा, जापान अमेरिका का साथ छोड़ देगा। नॉर्थ कोरिया में उसको अमेरिका नहीं चाहिए, वो खुद ही निपट लेगा नॉर्थ कोरिया से। तो देखिए शांति की बात, अब कुछ भी पाकिस्तान से कुछ भी संभावना है कहीं की भी। सीनियर आदमी, खैर मैंने इसलिए लिया कि भाई ऐसे भी तर्जुमाकार का, जैसे वहां कहते हैं तर्जुमा, तो पाकिस्तान से तो उम्मीद है ना कि ऐसी बातें आई, लेकिन ट्रंप नेटो को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कहां जहां भी बोले वो ये कहते हैं कि देखो हमने इनकी इतनी मदद की, एहसान फरामोश देश हैं सारे के सारे, हम ना होते तो ये जिंदा रहते, इनके देशों का क्या हाल हो जाता, और हमने अरबों रुपया इनको दिया और मुझे छोटी सी जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। वो फिर उन्होंने यही बात की। Spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to. This is NATO. And I've always said NATO's a paper tiger. And I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that. अब उसके ये तो चलिए बोल ही रहे हैं और ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नेटो के देश अब खुलकर इनके खिलाफ बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, स्टैंड ले रहे हैं, वो कभी नहीं होता था। इसका मतलब नेटो खत्म हो गया है वर्चुअली, मतलब इन प्रैक्टिस वो खत्म हो चुका है। अब क्या कह रहे हैं कीयर स्टारमर, यूके के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये उनका नाम ले लेके कई बार भूल चुके हैं कि वो अपने 2 जहाज भेज रहा था, वॉरशिप भेज रहा था, छोटे छोटे जहाज हैं, खिलौने जैसे, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, उनसे वो इंटरव्यू में पूछा कि भाई ट्रंप आपके लिए इतना कहते हैं, तो उन्होंने कहा ट्रंप मुझे उकसा रहे हैं, हाँ। वो मुझे उकसा रहे हैं कि मैं इस जंग में आऊं और मैंने तय कर लिया है कि मैं इस वॉर में नहीं जाऊंगा। GTH. Donald Trump is ridiculing you, he's mocking you on social media. I mean, how do you rebuild that? Well, firstly, on defence, security and intelligence, we share that with the Americans 24/7. Yes, of course, there have been some hard discussions with President Trump, but a lot of what he said is designed to put pressure on me to change my mind and to get dragged into this war. But I'm not going to do so. I'm the British Prime Minister, and I act in the British national interest, and always will. So whatever the pressure, whoever it's coming from, I'm not going to waver on this. I will put the British national interest first. I don't think it's in our national interest to get dragged into this war. अभी यहां बोले राहुल जी कि भाई यूके के खिलाफ ही क्यों बोल रहा है ये? यूके सर सबसे बड़ा साथी है। नहीं भाई, उसको यूके और अमेरिका को एकदम माना जाता है, वो ब्रदर्स की तरह हैं और हर उसमें, और ये जिस पार्टी के हैं ना, ये कीयर स्टारमर, इन्हीं की पार्टी के, जो दुनिया में अमेरिका के बाद जो यूके का सबसे बदनाम आदमी जंगों के मामले में हुआ, क्या नाम था सर उनका, जिनको अभी गाजा के बोर्ड में भी बैठाया है, बोर्ड ऑफ पीस में भी बैठाया है, नाम एकदम स्लिप कर गया। हर वॉर में वो व्यक्ति लेके गया अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान में भी वो लेके गया, इराक में भी वो लेके गया। टोनी ब्लेयर नहीं, ब्रिटेन जो है ना हमेशा से अमेरिका का सबसे क्लोज। ये भी देखिए, ये बात तब से शुरू हो गई थी जब ट्रंप ने ये कहना शुरू किया था कि अफगानिस्तान वॉर में जो हुआ हमने किया है, यहाँ के ब्रिटिश सैनिक तो मरे ही नहीं जी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो जब ये बातें शुरू हो गई थी तो ब्रिटिश में भी, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं मेरी लेगेसी होगी एक पीस मेकर की, कि दुनिया में एक ऐसा आदमी आया था जिसने हर जगह शांति फैलाई, शांति के फूल खिले हर जगह। नहीं, वो यही कह रहे हैं सर, लड़ाई जो आदमी वॉर में जो है वो आदमी बहुत मजाक के मूड में। एक वो पहले पाकिस्तान का सारा, ट्रंप भी तो मजाक, आपको अजीब बात, ट्रंप शांति की बात करे और आप हंसे भी ना, सुन तो लें। And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great
peacemaker because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद व्यक्ति कह रहा है कि मैं पीस मेकर के तौर पे जाना चाहता हूं। अब आप कहेंगे अगला मैं एक बयान और एक दिखा देता हूं आपको, और वो बयान केवल इसलिए है, उसमें कोई वैसे कोई वो नहीं है, मतलब कि किसी विषय पर नहीं है वो बयान, लेकिन वो ट्रंप क्या है ये बता देता है। जो आदमी अपने आप को दुनिया में नोबेल पीस प्राइज का हकदार मानता है, जो अपने आप को मानता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है यार, दुनिया के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति, वो क्या कहता है प्रेस से? प्रेस से कहता है कि मुझसे आप कुछ भी पूछिए, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद बताया भी कि आप मुझसे यह भी पूछ सकते हैं। सुनिए। Unlike other politicians, they would like the questions screened. I don't ask for screening of the questions. You can ask me anything you want. You can talk sex. You can do whatever the hell you want. I'm here for you. Whatever question you want, you can ask. इतिश्री। अब क्या बचा इसके बाद? कथा सर, ये है ट्रंप। नहीं देखिए, ये अब इस और ये व्यक्ति क्या करेगा, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो देखिए एक दिन और हम लोगों ने चर्चा की थी कि जिस आदमी के कान को छूती हुई गोली निकल जाए और वो बच जाए, उसके बाद वो क्या करेगा। हम ठीक है, हम भारत के हितों के लिहाज से दुनिया में बड़बोलापन सनक उस सब पर कहें, लेकिन अभी एक और है, कल शायद हो सकता है और इस पर विस्तार में चर्चा हुई हो, जिसपे उन्होंने कहा ना कि मुझे भाई सफल लोग पसंद ही नहीं है। हाँ, ढंग के लोग होंगे तो अपनी कहानी सुनाने लगेंगे, तो भारत समझिए ना उसको, लूजर रहना चाहता तो दलाल मुल्क पाकिस्तान इसीलिए पसंद है। अच्छा, इसको समझिए, ठीक है, ये असली मसला है। चलिए, नाम याद आया, टोनी ब्लेयर ही। टोनी ब्लेयर। चलिए सर, आज समय इतना ही था, कल फिर और कहानियां बताएंगे आप लोगों के साथ मिलकर। राहुल जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन, बहुत धन्यवाद।